नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान मास्टर क्लास और मास्टर क्लास रहेगी रीट के अंदर मनोविज्ञान के आने वाले प्रश्नों की। दोस्तों ये मनोविज्ञान का सार संग्रह है 191 प्रश्नों के माध्यम से, जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों 191 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन रीट में आज तक पूछे गए हैं और इस एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप रीट लेवल प्रथम या लेवल द्वितीय से तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और उन 5 साथियों के पास शेयर जरूर कर दें जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और सभी मित्रों को इस क्लास की आवश्यकता भी जरूर होगी। दोस्तों तो चलें, उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रीट में आने वाले प्रश्नों का पहला प्रश्न, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा था किलपेट्रिक ने। किसने कहा था? किलपेट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? किस अवस्था के अंदर मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है? शैशव काल के अंदर। किसके अंदर? शैशव काल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था में शिशु कैसे होता है? आत्म केंद्रित होता है। कैसे? आत्म केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि किशोरावस्था बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषताएं और उनके कारक का अगर ज्ञान है तो अधिगम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अधिगम सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? विषम लिंगी के प्रति आकर्षण किस में होता है? किशोरावस्था के अंदर। किस में होता है? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर किसको कहा जाता है? परिवार को। किसको कहा जाता है मित्रों? परिवार को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से ये। दोस्तों आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल विकास निर्भर करता है। पूछा क्या है यहां पे? बाल विकास निर्भर करता है किस पर दोस्तों? वंशानुक्रम पर और वातावरण दोनों पर बाल विकास है जो निर्भर करता है आपका। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों पर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। क्या? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? मॉन्टेसरी भी है, खेल भी है और किंडरगार्टन विधि भी है। ये तीनों है जो शैशवावस्था के लिए उत्तम है दोस्तों। उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मूर्त, जीवन से संबंधित और रोचक। उक्त सभी प्रकार की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में होना चाहिए क्या होना चाहिए? छात्र सक्रियता पर आधारित। प्राथमिक स्तर की शिक्षा छात्र सक्रियता पर आधारित होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए किसको दोस्तों? किसको महत्व देना चाहिए? समन्वय को। किसको देना चाहिए? समन्वय को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? करके सीखना कोई सी भी अवस्था हो, सभी के लिए उपयुक्त होता है ये, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, उक्त सभी के लिए करके सीखना क्या रहता है? उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? किसने? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? फ्रोबेल ने। किसने किया था? फ्रोबेल ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहते हैं? शैशवावस्था को। किसको कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था क्रो व करो ने। किसने कहा था? करो व करो ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? वैलेंटाइन ने। किसने माना है? वैलेंटाइन ने माना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? जीवन का अनोखा काल किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने कहा है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का बहुत सीमा तक विकास होता है। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहा था ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने कहा था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? शारीरिक विकास की गति भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था न्यूनतम होती है बाल्यावस्था में। किसमें होती है? बाल्यावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है? 270 होती है दोस्तों। बाद में 350 वापस कहां पर पहुंच जाती है? 206 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था सोरे व टेलफोर्ड ने। किसने कहा था? सोरे व टेलफोर्ड ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में चलिए, मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या बताई। मैकडूगल व गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई? 14। कितने बताई मित्रों? 14 बताई। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 में, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? सामाजिक विकास मतलब सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हरलोक। ऐसा किसने कहा? हरलोक ने ऐसा कहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए? गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने? 3 वर्ग बनाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 चलिए, जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाया जाने वाला संवेग, वाटसन के अनुसार पूछा है यहां पे, कौन सा संवेग पाया जाता है? प्रेम, क्रोध और भय, ये तीनों संवेग उक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा किसको? शैशव अवस्था को। किसको कहा? शैशव अवस्था को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया? बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपका है, मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? इदम का आधार
ईधम का आधार पूछा है मित्रों। ईधम का आधार मानेंगे हम सुख को। किसको? सुख को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? फ्राइड ने। किसने की थी? फ्राइड ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, विकास पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास तो पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है? यह सिद्धांत आता है आपका पूर्णांकवाद के अंतर्गत। पूर्णांकवाद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। तो बताइए दोस्तों, किस सिद्धांत के अंदर का आता है ये समर्थन करते हुए? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका समर्थन करते हुए गेसेल ने ये कहा था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर तक सतत रूप से चलता रहता है। कहां तक चलता रहता है? वर्धावस्था तक। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कितने माह के शिशु के दांत आने आरंभ हो जाते हैं? दांत आने कितने माह के शिशु के? 6 माह का जब शिशु हो जाता है तो उसके दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, किनके कथानुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है? बालक है प्रथम 6 वर्ष के अंदर जितना सीखता है उतना ही वो आगे 12 यानी कि 7 से लेकर 18 साल का होता है तब जो सीखता है उतना सीख लेता है 0 से 6 साल के अंदर। ऐसा कहा किसने? ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था गेसेल ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, शेषवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? शेषवावस्था के किन वर्षों के अंदर जो शिशु है उसका शारीरिक विकास अति तीव्र गति के साथ होता है दोस्तों? किन वर्षों के अंदर? प्रथम 3 वर्षों में। प्रथम 3 वर्षों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, वंशानुक्रम व्यक्तिक गुणों का योग है। वंशानुक्रम है जो व्यक्तिक यानी वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योग होता है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो बता दीजिए यह अधिगम की परिभाषा किसने दी? किसने दी थी? गेट्स ने। किसने दी थी मित्रों यह परिभाषा? गेट्स ने दी थी। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी दोस्तों? किसने दी थी? यह दी थी E.R. हिलगार्ड ने। E.R. हिलगार्ड की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता पहला देखिए, अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। तो ये तीनों विशेषताएं हैं अधिगम की। उक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि एवं रुचि, छात्र की पारिवारिक स्थिति एवं स्मरण शक्ति। उक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधिगम के बंध सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक। तो अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थोरनडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान
होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। देखिए, अस्वाभाविक उत्तेजक है, उसके प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान जो प्रतिक्रिया होती है उसको संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46, पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया कहलाती है। पावलोव का जो प्रयोग है उसके अंदर जब घंटी बजती है और घंटी बजने के बाद जब लार आती है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? इसको कहा जाता है संबंध अनुक्रिया। क्या कहा जाता है? संबंध अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति, क्वेश्चन देखिए, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया। यह हमने क्वेश्चन देख लिया है मित्रों, रिपीट हो गया है क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो रिपीट भी हो सकता है। संबंध प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? किसका है ये? सूचना प्रसारण सिद्धांत कार्ल्स रोजर्स का, कार्ल्स रोजर्स का है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है। उद्दीपन और अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? किस पर है? प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उस पर यह आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन है जो किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? यह किस पर है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित। यह क्वेश्चन 2 या 3 एग्जामों में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में चलिए, कोर्ट-लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत। कोर्ट-लेविन ने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया था? लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो कोर्ट-लेविन का है क्षेत्र सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं कौन? पावलोव। कौन माने जाते हैं? पावलोव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में चलिए, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? सूचना प्रसारण सिद्धांत कार्ल्स रोजर्स, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर का नहीं है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव का है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। तो बताइए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है किसका? तैयारी आपकी कंप्लीट है? ये कमेंट करके बताइए नीचे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 4 नाम दिए गए हैं। पहला है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंध क्रिया सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत स्किनर का है? कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? पहला देखिए, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मास्लो। क्या सही है मित्रों? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मास्लो सही है ये तो। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तो पहले आया था ना हमारे, इससे लास्ट वाला क्वेश्चन था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर ने जो गलत बताया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। सभी सही है यहां पे, उक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रारंभ किया? गेस्टाल्टवादियों ने। किसने किया था? गेस्टाल्टवादियों ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से E.L. थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम नहीं है। मुख्य नियम अभ्यास का नियम है, साहचर्य का नियम नहीं है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है। तो यह नियम नहीं है थॉर्नडाइक का। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अधिगम के इनसाइट थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक है। अधिगम के इनसाइट थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वर्दीमर, कोहलर, कोपका। ये रहे तीनों ये इनसाइट थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक। उक्त सभी।
ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, आनुभाविक की अधिगम की प्रकृति को निर्धारण करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपके लिए, वापस ध्यान से देख लें इसको, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आनुभाविक, क्वेश्चन को देखिए, आनुभाविक की अधिगम की प्रकृति को निर्धारण करने वाला कारक कौन सा होता है? करके सीखना, दैनिक अनुभव, सामाजिक समूह प्रतिक्रिया, सभी आनुभाविक अधिगम, अनुभव के आधार पर, तो उक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, आनुभाविक अधिगम क्या होता है? आनुभाविक अधिगम बालक के अनुभव के माध्यम से गठित अधिगम, वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान, अध्यापक के शिक्षण से प्राप्त ज्ञान, उक्त कोई नहीं। तो यहां पे देखिए पूछा है आनुभाविक अधिगम है, कौन सा है? पहले वाला, बालक के अनुभव के माध्यम से गठित अधिगम ही क्या है? आनुभाविक अधिगम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, अधिगम को सुगम बनाने वाला अनुभव है। अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव उद्भाषण है, सहभागिता एवं अभिज्ञान है, आंतरिकरण एवं विस्तारण है, उक्त सभी है। ऑप्शन यहाँ पे 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वह चिंतनशील है, मनुष्य चिंतन करता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 63 है, चिंतन प्रक्रिया है कैसी? चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? मानसिक प्रक्रिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, चिंतन आरंभ होता है, चिंतन आरंभ होता है कोई समस्या होगी तब, किसी असंतोष के कारण, किसी इच्छा के कारण, आपका चिंतन है जो क्या होगा? आरंभ। उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में से सत्य है, इनमें से सत्य। पहला, चिंतन में वस्तु की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है, गलत। चिंतन में वस्तु की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यह सही है आपका, यह सही है, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, चिंतन एक प्रकार का व्यवहार है, कैसा? चिंतन एक प्रकार का अप्रकट, प्रकट नहीं होने वाला व्यवहार होता है चिंतन आपका। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, चिंतन की विशेषता, चिंतन की विशेषता, चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, ये सभी है, उपरोक्त सभी है जो चिंतन की क्या है? विशेषताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संयोजित किया जाता है, चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती, होती है ये प्रयत्न व भूल की प्रक्रिया, तो ये यहाँ पर असत्य कथन है आपका। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को आंतरिक संभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक संभाषण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है क्या कहलाता है? ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है उसको शौलीन चिंतन कहते हैं। शौली चिंतन, कौन सा? शौलीन चिंतन। क्वेश्चन नंबर 71, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से हो, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है उसको कहते हैं यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी और शौली 2 प्रकार होता है ना चिंतन, तो वास्तविकता वाला यथार्थवादी होता है और काल्पनिक विचारों वाला होता है वो शौली होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा कहा है? विवेचन अथवा तर्कणा किसको कहा है? यथार्थवादी चिंतन को। किसको कहा है? यथार्थवादी चिंतन को। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? आगमनात्मक चिंतन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये कहा जाता है आपके सृजनात्मक चिंतन को। सही है क्या? सही है मित्रों, सृजनात्मक चिंतन या आगमनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? निगमनात्मक चिंतन कहा जाता है अभिसारी चिंतन को। किसको कहा जाता है?
अभिसारी चिंतन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है? किसमें कर लेता है? आलोचनात्मक चिंतन के अंदर। किसमें दोस्तों? आलोचनात्मक चिंतन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन को, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है? दंड देना, मिठाई का प्रलोभन देना, नवाचारों का प्रयोग, यह है उत्तम उपाय, नवाचारों का प्रयोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है? बाह्य को छोटी बताया, आंतरिक के सामने। किन्होंने बताया है? प्रेक्सी, रॉबिन्सन एवं होरक्स ने। यह अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हटकर आता है तो। क्वेश्चन नंबर 78, प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन किसका है? किसका है मित्रों? करो एवं करो का कथन है। ये किसका है? करो एवं करो का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावी बनाता है? सीखने को प्रभावी, देखिए, अभिप्रेरणा से छात्रों की सीखने की गति तीव्र होती है। अभिप्रेरक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। अभिप्रेरणा छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। तो ये सभी है जो सीखने को क्या बनाते हैं? प्रभावी। उक्त सभी, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? मनोवैज्ञानिक, क्रोध भी है, भय और प्रेम भी है, दुख भी है, उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से अधिगम यानी सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अभिप्रेरणा। कौन सा होता है? अभिप्रेरणा। सीखने या अधिगम करने के लिए महत्वपूर्ण है अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक है? आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन सा है? बे, आदत, अनुकरण है आपका। कौन सा है? अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 83 है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है? अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण पूछा है, कौन सा है? दिवस ओपन नहीं है, उत्सुकता है आपका। कौन सा है? उत्सुकता। ऑप्शन 2 सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए? अरुचिकर कार्य वो छात्रों से करवाना है तो उनको अभिप्रेरित करेंगे कैसे? छात्रों को समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, तीनों ये तो क्या है? कृत्रिम है आपके। उक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार के, जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? जन्मजात और अर्जित किसने बताए थे ये अभिप्रेरकों के प्रकार? थॉमसन ने। किसने बताए थे? थॉमसन ने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? पाठ में रुचि उत्पन्न करना, बालकों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करना, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, उक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या है? नहीं है। ये तीनों की तीनों विधियां हैं, तो इनमें से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है मित्रों? किसका है? थॉमसन का कथन है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, थॉमसन का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? दंड का प्रयोग। पहली, यह अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है। प्रशंसा या निंदा, प्रगति अथवा परिणामों की जानकारी, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना, ये तो है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, गेरिट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए?
गेरट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए? अच्छा क्वेश्चन, 3 प्रकार। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अभिप्रेरणा में संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत, संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? लेविन, न्यूकाम्ब व वर्दीमर ने। लेविन व वर्दीमर ने। क्वेश्चन नंबर 92, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किनका है? मैकक्लीलैंड, मैकक्लीलैंड का दोस्तों। ऑप्शन 2 सही यहां पे रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, रिक्त स्थान आपको यहां पर दिया गया है और रिक्त स्थान देने के बाद के कारण ब्राह्मण में अध्ययन अध्यापन का गुण तथा क्षत्रियों में युद्ध प्रियता का गुण पाया जाता है। किसके कारण? सांस्कृतिक भिन्नता के कारण। क्वेश्चन नंबर 94 है, रिक्त स्थान में कल्पना की मात्रा अधिक होती है किस काल के अंदर? शैशव काल में कल्पना की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रिक्त स्थान वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का आरंभ होता है। बौद्धिक न्यूनता है वो आरंभ कब हो जाती है? कितने वर्षों में? 60 वर्ष का जब व्यक्ति हो जाता है तब दोस्तों। क्वेश्चन चिन्ह में देखिए, रिक्त स्थान में वीरता व साहस की भावना अधिक होती है। वीरता एवं साहस की, किसमें? पुरुषों में वीरता व साहस की भावना है जो क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन 97, रिक्त स्थान दिया गया में स्नेह, दया, ममता, लज्जा आदि गुण अधिक होते हैं। ये किसमें होते हैं? स्त्रियों के अंदर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से अग्रणी है कौन? सामाजिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो कौन है? महिलाएं दोस्तों। कौन है? महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों को 3 श्रेणियां अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? किसने किया है? जुंग ने दोस्तों। किसने किया है? जुंग ने। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद किए? शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से किसने किए हैं? जुंग, टर्मन, थोरनडाइक, वर्णन ने किए हैं। किसने किए हैं? वर्णन ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, किस मनोवैज्ञानिक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार किया? अमूर्त चिंतक, विचार प्रधान चिंतक, वस्तुपरक चिंतक तथा आंगिक अनुभव प्रधान चिंतक। किसने बताए थे ये बताए थे थोरनडाइक ने। व्यक्तियों की श्रेणियां हैं ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये क्वेश्चन क्या रहा है? व्यक्तित्व के प्रासंगिक बोध परीक्षण में कुल 30 कार्ड है, जिनमें से कुल 30 कार्ड है, जिनमें से 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के और 10 दोनों के लिए हैं। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्राइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है? फ्राइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि मनोविश्लेषण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? मनोविश्लेषण विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी किसने लिखी? पोलेंस्की ने। किसने लिखी थी? पोलेंस्की ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्षेपण विधियों में रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट, ये रोर्सा है मित्रों, यहां पे रोस नहीं है, रोर्सा। रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट का निर्माण किया किसने किया था? हरमन रोर्सा ने। किसने किया था? हरमन रोर्सा ने। क्वेश्चन नंबर 6, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई? वुडवर्थ ने शील गुणों की संख्या व्यक्तित्व कितनी बताइए? 12 दोस्तों। कितनी बताइए? 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? हिप्पोक्रेटस ने संवेग या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक? शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम के अंदर।
पूछा क्या है? शारीरिक बनावट के आधार पर। किसने किया था? क्रेस्मर व सेल्डन ने। क्रेस्मर व सेल्डन ने। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्रेस्मर व सेल्डन, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर। किसके आधार पर? बुद्धि लब्धि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जुंग दोस्तों। कौन थे? जुंग थे। क्वेश्चन नंबर 11, थोरनडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? थोरनडाइक ने कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर। थोरनडाइक ने कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर किया था व्यक्तित्व का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था विलियम जेम्स ने। किसने किया था? विलियम जेम्स ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ही नीचे दिया गया, सही उत्तर भी आपको अंतर्मुखी। कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 है, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। साक्षात्कार है जो संक्षिप्त वार्तालाप के द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन है किसका? यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है दोस्तों। किसका है? वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो यह कहलाती है। प्रश्नावली विधि है, उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देते हैं तो उसको हम कहते हैं बंद प्रश्नावली। क्या कहते हैं? बंद प्रश्नावली दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम में ये बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, बुद्धि है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। बुद्धि है कैसी है और विकास इसका वातावरण में होता है। बताइए मित्रों, बुद्धि है कैसी है? बुद्धि कैसी है मित्रों? जन्मजात। कैसी है? जन्मजात। लेकिन इसका विकास वातावरण में होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन 117 मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि। 3 नंबर 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भट्ट तथा वर्णन के अनुसार योग्यता के प्रकार। भट्ट तथा वर्णन के अनुसार योग्यता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 19 है, गेरेट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? गेरेट की बात हो रही है। गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? कितने प्रकारों का वर्गीकरण गेरेट ने किया है? 3 प्रकार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 है, अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि। अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि किसमें होती है? पुस्तकें पढ़ने में, खिलौने को तोड़ने में, जोड़ने में, सबके साथ मिलजुल कर रहने में, इनमें नहीं, पुस्तकें पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिने साइमन परीक्षण जो 1905 में था उसमें प्रश्नों की संख्या, जो पहला परीक्षण आया 1905 में, उसमें प्रश्नों की संख्या थी 30। कितनी थी? 30 थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 है, बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था। बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा? स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 के अंदर। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है। कथन किसका है? बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है। यह कथन किसका है? करूज का। किसका है मित्रों? करूज का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 124 है, द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार स्पेरमैन ने बुद्धि का कारक नहीं बताया। द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार उन्होंने सामान्य और विशिष्ट बताया था, सामाजिक योग्यता नहीं बताया था। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125, भाटिया बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बुद्धि परीक्षण कैसा है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, निष्पादन परीक्षण है भाटिया बुद्धि परीक्षण वाला। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था?
कितने? 11 से 16 वर्ष तक के, 11 से लेकर 16 वर्ष तक के जो बालक है उनके लिए बना था भाटिया बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 127 है, सेग्विन आकृति फलक, सेग्विन आकृति फलक परीक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए होता है? किनके लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए। किनके लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है आपका कौन सा? सेग्विन आकृति फलक। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिकी सरकार ने सैनिकों के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया? कौन सा किया था? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों सैनिकों के लिए परीक्षण तैयार किए थे अमेरिकी सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाटिया बुद्धि परीक्षण का परीक्षण है कौन सा? आकृति चित्रण, चित्र रचना परीक्षण, कोपका का काष्ठ अनुकृति। यह भाटिया बुद्धि परीक्षण का परीक्षण है दोस्तों। उक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया, निष्पादन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हिल्ली ने दोस्तों। किसने किया था? हिल्ली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, रेविन उत्तरोत्तर रूपांकन परीक्षण, रेविन उत्तरोत्तर रूपांकन परीक्षण का निर्माण किया गया किनके लिए? बालकों व प्रौढ़ों के लिए, बालकों व प्रौढ़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 है, पिंटर पेटरसन, पिंटर पेटरसन मापदंड का विकास किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1917 में। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, पिंटनर पेटरसन मापदंड के अंतर्गत कितने परीक्षण है? कितने हैं दोस्तों? कितने परीक्षण है इसके अंतर्गत? 15 परीक्षण। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुद्धिमापन के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? बुद्धिमापन के इतिहास को कितने कालों के अंदर विभाजित किया गया? 2 कालों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 135 है, केटल के 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण किस ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुआ था दोस्तों? किसमें? माइंड के अंदर। ब्रिटिश पत्रिका है माइंड, जिसमें केटल के 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण है जो प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 139 है, वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? कब हुआ था इसका निर्माण? 1955 के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है, जो सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण है उसके निर्माण करता कौन है मित्रों? लजा शंकर झा, सिल्वा, ए.के. शाह या डॉक्टर सोमनलाल? लजा शंकर झा है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिने साइमन परीक्षण भारतीय अनुकूलन का निर्माण किस वर्ष हुआ? कब हुआ था? 1971 के अंदर। ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, बुद्धि और सृजनात्मकता, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता की बात हो रही है यहाँ पे। कैसा संबंध है जो बुद्धि और सृजनात्मकता में पाया जाता है दोस्तों? कैसा? सकारात्मक, सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसके द्वारा? टॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? टॉरेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशालिता के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया? सृजनशीलता को प्रतिभाशालिता के रूप में एक गुण कहकर परिभाषित किया था टॉरेंस ने। किसने किया था? टॉरेंस ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानसिक रूप से दुर्बल बालकों का पता के लिए सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण को विकसित किसने किया? सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण किसने विकसित किया था? सेगुइन ने। किसने किया था? सेगुइन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, विशिष्ट बालकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। विशिष्ट बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के मध्य। 90 से 110 के मध्य सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 48 है, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से कैसा होता है? संतुलित। कैसा होता है? संतुलित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है, सामाजिक रूप से यहाँ पर विशिष्ट बालक नहीं है। कौन सा? असमायोजित बालक, बाल अपचारी, संप्रेषण बाधित बालक या वंचित बालक? संप्रेषण बाधित बालक। सामाजिक रूप से यह विशिष्ट बालक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक कौन सा नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सांवेगिक रूप से परेशान बालक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 है, शारीरिक रूप से, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है, शारीरिक रूप से कौन सा? गतीय रूप से विकलांग बालक, सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, ये शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 108 है तो वह बालक सामान्य बालक होगा। कैसा होगा? सामान्य बालक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए? पिछड़े बालकों की बात हो रही है। सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपरोक्त सभी परीक्षण करने चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है, जो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है उसकी विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? इनमें सीखने की गति धीमी होती है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बात है। ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, ये देखिए ये विशेषता नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा? ये विद्यार्थी आसानी से सीख लेते हैं, इनका चिंतन स्पष्ट होता है, ये बालक कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। उपरोक्त सभी प्रतिभाशाली बालक की पहचान इनके द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विशिष्ट बालकों को पहचानने व उन्हें शिक्षा एवं निर्देशन देने में सहायक होते हैं। कौन दोस्तों? समाज सेवी, विशेष परिभार अध्यापक, विभिन्न दोषों के सुधारक, उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 130 से अधिक, 130 से प्लस होती है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसका है मित्रों? किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा था स्किनर एवं हेरीमेन ने, स्किनर एवं हेरीमेन ने। क्वेश्चन 59 देखिए, पिछड़े बालकों के लिए किस तरह के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए? पिछड़े बालक है उनके लिए किस तरह के विद्यालय होने चाहिए दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विशिष्ट विद्यालय। कैसे? विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, कुछ बालक अध्ययन से जी चुराते हैं, विद्यालय कार्यों में लापरवाही बरतते हैं या करते हैं, वह कक्षा से नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। ऐसी आदतें बच्चों के किस कारण होती है? बच्चों में किस कारण ऐसी आदतें आती है? माता पिता की बुरी आदत के कारण, वातावरण के कारण। उक्त ए व ब यानी 1 व 2 के कारण। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 161 है, समायोजन व्यक्ति की विशेषता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये आपके लिए। समायोजन व्यक्ति की विशेषता है। कैसी विशेषता है मित्रों? बता दीजिए। समायोजन व्यक्ति की विशेषता है स्वयं एवं वातावरण के मध्य उचित संतुलन, स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य, सामाजिकता की भावना, तीनों ही है समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। तो यहाँ पे सही कौन सा रहेगा आपका? उक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक शारीरिक क्षमता, भग्नाशा, मानसिक द्वंद्व एवं तनाव, सभी यही है। उक्त कोई नहीं। प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये तो प्रभावित करते हैं तीनों, तो उक्त कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन 63, समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है संतुलन है, संतुष्टि एवं सुख है, समाज एवं अन्य व्यक्तियों का ध्यान है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है मित्रों? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग गतिशील। कैसी है? गतिशील होती है समायोजन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 165 में कि सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए। दुखद और अपमानजनक जो घटनाएं हैं उनको हमें याद नहीं रखना चाहिए। कौन सा सिद्धांत है? यह है दमन का सिद्धांत। कौन सा है? दमन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भग्नाशा की स्थिति में बालक निम्न में से कौन सा व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता? भग्नाशा की स्थिति में गृह त्याग करना, आक्रमणकारी व्यवहार, बीमार होने की कहना, आत्मसमर्पण करना। भग्नाशा की स्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करता है बालक। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? देखिए, छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये तो बालकों में संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, यह भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, यह भी करना चाहिए। छात्रों को कठोर दंड देकर कार्य करवाना, यह नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, परीक्षा में असफल होने के कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया। ये कुसमायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है दोस्तों? प्रक्षेपण खुद फेल हुआ है, लेकिन खुद की गलती किस पर लेकर जा रहा है? वो प्रश्न पत्र और परीक्षक पर। मतलब क्या कर रहा है? प्रक्षेपण कर रहा है। ये 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण: मन अनिश्चित एवं बुद्धि अस्थिर, घृणा द्वेष व बदले की भावना, उद्देश्य अस्पष्ट एवं अनिश्चित। उक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भग्नाशा कुंठा उत्पन्न होने का व्यक्तिगत कारण नहीं है। भग्नाशा उत्पन्न होने का व्यक्तिगत कारण अपंगता तो है, रीति रिवाज नहीं है आपके। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, किसने कहा है किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है? तो ये कहा किसने दोस्तों? किसने कहा? ये गिलफोर्ड ने। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कौन सी विधि छोटे कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? छोटे कम बुद्धिमान बालक या साधारण बालक है उनके लिए उपयोगी है। कौन सी है? खंड विधि दोस्तों। कौन सी है इनमें से? खंड विधि है आपकी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। ये संघर्ष है। तो बताइए ये कथन किसका है? ये कथन है डगलस व हॉलैंड का। डगलस व हॉलैंड का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, किस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभव का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? किस स्मृति के अंदर? सक्रिय स्मृति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, समायोजन दूषित हो जाता है। समायोजन दूषित हो जाता है भग्नाशा से, संघर्ष से, मानसिक तनाव से, उक्त सभी से, इन सभी से। ऑप्शन 4 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 आ रहा है। डॉक्टर बलूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है। डॉक्टर बलूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधनों से, शिक्षण उद्देश्य से, उपर्युक्त सभी से। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, विभेदकारिता का गुण प्रश्न पत्र होने से विभेद होता है। कौन सा गुण? विभेदकारिता का गुण प्रश्न पत्र होने से विभेद होता है। औसत छात्रों में, प्रतिभाशाली छात्रों में, मंदबुद्धि छात्रों में, इन तीनों में, उपर्युक्त सभी में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर
सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह है कैसा? विभेदकारी नहीं होता है वो। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 79 देखिए, पाठ्य विवरण से अभिप्राय है। पाठ्य विवरण क्या है? पाठ्य विषय वस्तु दोस्तों, क्या है? पाठ्य विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता होती है, ये शिक्षण में सुधार लाता है, छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष है कि इससे केवल पुस्तकीय व सीमित प्रतिनिधित्व होता है, परीक्षाफल में अविश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता का अभाव व रटने पर बल मिलता है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मूल्यांकन है। क्या होता है मूल्यांकन? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, उपरोक्त दोनों का सम्मिलित रूप होता है क्या? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज किससे बनता है? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के द्वारा। इन तीन के द्वारा त्रिभुज का निर्माण, मूल्यांकन के त्रिभुज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है कैसा? अनिवार्य बुराई। अनिवार्य बुराई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य लेखन क्षमताएं जांच करना, लेखन की अशुद्धियों की जांच करना, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना। लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली असफल रही है। बालकों की तार्किक क्षमता के मूल्यांकन में, शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में, शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन के व्यवहारिक अनुभव के मूल्यांकन में, उपरोक्त सभी मूल्यांकनों में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 87, मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को, मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और निर्देशित करता है। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहाँ पे सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। क्या होता है मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन? उपचारात्मक शिक्षण के बिंदुओं का पता लगाना, ये तो नहीं होता। दूसरा देखिए, बालकों में व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति व स्तर का पता लगाना, यह मूल्यांकन का प्रयोजन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 है, छात्रों की रुचियों, विभिन्नताओं, मनोवृत्तियों तथा आवश्यकताओं की अनुकूल पाठ्य सामग्री के निर्धारण का सिद्धांत। निर्धारण का सिद्धांत है कौन सा है? विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत है, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत है, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत है। उपर्युक्त सभी है यहाँ पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 90 है, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। नैदानिक परख की आवश्यकता छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, क्या कमजोरी है उसका पता लगा के उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। इस वजह से नैदानिक परख कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन 91, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कैसी है? विश्वसनीय। कैसी परीक्षा है? विश्वसनीय परीक्षा। और अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया निदानात्मक कार्य कहलाती है। क्या कहलाती है? निदानात्मक कार्य। मित्रों 192 क्वेश्चन आपके सामने, कितने किए आपने सही अटेंड? कैसा रहा आज का ये आपकी क्लास का सिस्टम? आज कमेंट करके बता दे एक बार सभी साथी। 3 या 4 क्लासेस इसी प्रकार और लेकर आऊंगा अभी, जिसके साथ कुल 700 से 800 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, जो टॉप रेट के लिए क्वेश्चन है वो दोस्तों। लेकिन मित्रों अनुरोध मेरा इतना ही है आपसे, विनती है आपसे कि कम से कम जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो दिल के साथ 5 मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।